जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ जिंदाबाद मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम लोग प्रैक्टिस सेट जल्द से जल्द आप लोग ले आने वाले हैं। कौन से प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं? एसएससी जीडी यूपी पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आपका प्रैक्टिस सेट आ चुकी है। एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट आपको कुछ ही दिन में देखने को मिलने वाले होंगे। तो आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस के करंट अफेयर करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के करंट अफेयर कौन से? री एग्ज़ाम भैया कौन से? जो 2024 में री एग्ज़ाम हुए थे वो वाले। क्योंकि बात करें, आप लोगों ने बड़े ईमानदारी से बड़े मेहनत करके 2024 में उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल बनने के लिए जो एग्ज़ाम दिया था, वो एग्ज़ाम आपका क्या हुआ? कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया बहुत अच्छी बात है, पर लीक हो गया वो बहुत गलत बात है। लीक होने का कारण क्या था? कुछ ऐसे इंसान थे, जो कुछ तुच्छ से इंसान, जिन्होंने क्या किया कि आप लोगों की मेहनत को बर्बाद करने के लिए उन्होंने पेपर लीक कर दिया और आप लोगों की सारी मेहनत बर्बाद हो गई। फिर हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि इन पेपरों को दोबारा से लिया जाए, जिससे हमारे साथ जो खिलवाड़ हुआ है, हमारे बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, उनके साथ ईमानदारी हो सके और खिलवाड़ उनके साथ ना हो अगले। तो ऐसा कुछ किया जाए। तो गवर्नमेंट ने, फिर हम लोगों ने जब ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, ट्विटर पे हम लोगों ने बड़े ही प्रोटेस्ट किए, लोगों ने जा के प्रोटेस्ट किए, लखनऊ गए वगैरह वगैरह, बहुत जगह हम लोग गए। जब सब लोगों ने इतनी मेहनत करी, तो उसके बाद हम लोगों को एक दिन सुनने मिलता है कि हाँ, कुछ समय बाद आपके 6 महीने के अंदर अंदर आपके री एग्ज़ाम करवा दिए जाएंगे। जब भैया इलेक्शन हो गया, इलेक्शन हो चुका है, अभी तक आप लोग देख रहे होंगे कि री एग्ज़ाम की कहीं कहीं दूर दूर तक कोई खबर नहीं है। अब दूर दूर तक कोई खबर नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम लोग अपनी पढ़ाई को छोड़ सकते हैं, नहीं ना। पर हम लोग पढ़ाई को नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम लोग अपनी पढ़ाई को रेगुलरिटी बना के रखेंगे, पढ़ाई को रोज़ाना करते रहेंगे। इसीलिए हम लोगों ने सोचा है कि आपके पढ़ाई में कोई ढिलाई ना बरती जाए। कोई अगर आप सोचेंगे ढिलाई बरतने की, तो आपको दिक्कत होगी। आपसे जो बच्चा एक दिन पहले तैयारी कर रहा है, वो आपसे बहुत आगे जा सकता है अगर आप ढिलाई बरतेंगे तो हम लोगों ने इसीलिए सोचा कि आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाए जाएँ, जिससे आप अपनी तैयारी को नाप सकें, माप सकें कि कितनी आपकी तैयारी है। क्या कह सकते हैं? आप अपनी तैयारी को माप सकते हैं भैया कि हमने कितनी तैयारी करी है, हमारे अंदर कितनी तैयारी का जज्बा है, कि हमें याद है कि नहीं है, हमने जो पहले पढ़ा भूल तो नहीं गए कहीं। तो उसी तैयारी को हम लोग एक अच्छे डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना नया प्रैक्टिस सेट। ओके, तो आप लोग काम करिएगा, सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने प्यारे प्यारे मित्रों के पास भेज दीजिए। ज़रूर से ज़रूर उन मित्रों के पास ज़रूर भेजिए जो इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, और अपने पर्सनल मित्रों के पास भेज दीजिए जिनसे आप रात रात भर चैटिंग करते हैं। तो आज एक चैटिंग का काम और कर दीजिए, आप लोग लिंक शेयर कर दीजिए उनके पास अपनी इस वीडियो का, जिससे वो आपका एहसानमंद रहे कि हाँ, इसने मुझे अच्छी वीडियो सेंड करी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ओके, तो आपके लिए कौन सा रहने वाला? ये री एग्ज़ाम रहेगा भैया। री एग्ज़ाम कौन सा? 2024-25 का री एग्ज़ाम। ओके, उत्तर प्रदेश पुलिस, सबको याद होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई दूसरा एग्ज़ाम नहीं है, ओनली उत्तर प्रदेश पुलिस। ओके दोस्त, तो उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम है। तो भैया उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम में आप लोगों को मेहनत बहुत जम के करनी होगी, तगड़ी होगी मेहनत करनी होगी। चलिए, प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है हमारा? शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 की। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित में से हिस्टोरी का पुस्तक के लेखक कौन है? भैया हम लोगों ने शुरुआत करी है इतिहास से, तो इतिहास से प्रश्न आता है। कौन सा प्रश्न आता है? प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से हिस्टोरी का पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्टोरी का पुस्तक के लेखक कौन है, आप लोग मुझे बताना। बात करें ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए कहता है कि हेरोडोटस। ऑप्शन नंबर ए कहता है हेरोडोटस। तो आप बताओ क्या हेरोडोटस है हिस्टोरी का पुस्तक? ओके, या बात करें चाणक्य, तो चाणक्य की पुस्तक कौन सी है? तो आप लोग बताइए। या बात करें कल्हड़, सी, ऑप्शन नंबर सी कल्हड़, क्या फिर ऑप्शन नंबर डी मैगथनीज। तो आप लोग बताइए इन सब में से कौन व्यक्ति है जिसने हिस्टोरी का पुस्तक लिखी है? तो आप कहेंगे भैया वो व्यक्ति, हिस्टोरी का पुस्तक किसकी है, लेखक कौन है? तो आप कहेंगे हिस्टोरी का पुस्तक के लेखक हैं हेरोडोटस। ऑप्शन नंबर ए आप लोग राइट लगा दीजिए, कोई दोहराए नहीं है इसमें कि भैया ऑप्शन नंबर राइट सही होने वाला, आपका परफेक्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर आप बेझिझक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस मेरे शेरों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया, वेल डन, वेरी गुड। अपने आप को अपने आप पे एक एक ताली लगाइए अपने लिए। ओके, ताली बजाइए अपने लिए सब लोग। चलो सबके लिए बजा दो, अपने लिए मत बजाओ भाई, सबके लिए बजाओ। क्या कहेंगे? सबके लिए। अब बात करते हैं इनमें से कुछ बुक्स, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कुछ और बुक्स दे रखी हैं, जैसे कि कुछ और लेखक दे रखे हैं। जैसे कि बात करें चाणक्य, तो भैया चाणक्य जी जो हैं उनकी कौन सी पुस्तक है? तो हम लोग बात करें चाणक्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र। अब बात भैया आती है यहाँ पे अर्थशास्त्र पुस्तक की। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है अर्थशास्त्र पुस्तक की।
अब आप लोग देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या दिमाग में आता है? दिमाग में आता भैया कि इसमें बात होगी धन की, संपत्ति की, है ना, इन चीज़ों की बात होगी, इकोनॉमिक्स की बात होगी। नहीं, इसमें बात करी गई राजनीति की। क्या कहेंगे? चाणक्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, इसमें बात करी गई राजनीति की। अच्छा भैया, राजनीति की बात करी गई? हाँ, इसमें राजनीति की बात करेगी। इसमें राजनीति में बताया गया कि कैसे एक राजा अपनी राजनीति के तरीके से अपने राज्य को और अच्छे से विकसित कर सकता है। तो ये सब चीज़ इसमें राजनीति वाली पुस्तक में दी गई हैं। फिर बात करें दूसरी पुस्तक, जिसको हम लोग कहते हैं कल्हण। कल्हण की कौन सी पुस्तक है? तो कल्हण की एक बड़ी महत्वपूर्ण, बड़ी फेमस पुस्तक है जिसको कहते हैं राज तरंगिणी। कौन सी पुस्तक? राज तरंगिणी। राज तरंगिणी पुस्तक किसकी है? आप कहेंगे मैगथनीज की है। ओके, सॉरी, किसके? कल्हड़ की है। मैगथनीज बोल रहा हूँ, कल्हड़ की है। ओके दोस्त, फिर बात करें क्या राज तरंगिणी लिख दूँ? चलो लिख देता हूँ, आप लोग लिख सकते हो, लिखते रहना। मैं क्या ना, मेरे पास स्पेस कम है, तो आप लोगों से मैंने हर बार बोला कॉपी किताब लेके बैठिए, जो मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ एक्स्ट्रा आप लोग लिखते जाइए। प्रश्न लिखने का तरीका क्या है? मैं इसका PDF आप लोगों को चाहिए तो मेरे चैनल रोजगार सारथी ऑफिशियल, वहाँ से आप लोग इसका PDF ले सकते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए भैया PDF चाहिए, तो मैं उन लोगों को PDF प्रोवाइड करा दूंगा। PDF मिलेगी तो सबको ही, पर जितने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं सबको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, और भी एक्स्ट्रा कुछ रहेगा वो सबको आपको देता रहूँगा। इनकी पुस्तक कौन सी रहेगी? पुस्तक रहेगी राज तरंगिणी। राज तरंगिणी इनकी पुस्तक है। ओके भैया, कल्हड़ की बात करें, कल्हड़ जी की राज तरंगिणी पुस्तक हो जाती है। तो भैया उसके बाद बात करते हैं मैगथनीज। तो मैगथनीज जी की कौन सी पुस्तक है? तो आप कहेंगे मैगथनीज की पुस्तक है इंडिका। इंडिका पुस्तक कौन सी है? मैगथनीज की पुस्तक है। इंडिका पुस्तक में क्या बात करी गई है? इंडिका पुस्तक में अशोक वगैरह इन सब के शासनकाल के बारे में बात करी गई, इसके बारे में बताया गया है इंडिका पुस्तक के अंदर। ओके, तो हम लोग जो अगर बात करें, जो हम लोग बात करें हेरोडोटस की, तो हेरोडोटस है कौन? हेरोडोटस वो व्यक्ति है जिन्होंने भारतीय क्या इतिहास का जनक कहा जाता है। कौन सी इतिहास का? अगर हम बात करें तो उनको पूरे इतिहास का जनक कहा जाता है, विश्व इतिहास का जनक। अगर हम बात करें भारतीय इतिहास का जनक, तो भारतीय इतिहास का जनक आप कहेंगे किसको? मैगथनीज को। मैगथनीज को भारतीय इतिहास का जनक कह सकते हैं। पहला प्रश्न थोड़ा लंबा हो गया, कोई बात नहीं, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा मैं सोचता हूँ कि एक प्रश्न के अंदर आपको 10 प्रश्न करा दे जाए, जिससे आप लोग, अगर आप लोग हम लोग 20 प्रश्न यहाँ पे कर रहे हैं तो 20 की जगह आपके 400 प्रश्न बने। तो मैं वो चाह रहा हूँ कि आप 20 की जगह 400 प्रश्न कवर करें। तो उम्मीद यही रहेगी कि सारी चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए अब इसी उम्मीद के साथ बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। अब बढ़ते बढ़ते हम लोग आगे प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है उसकी भी सुनते हैं भैया। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि पहिए का आविष्कार निम्न में से किस काल में हुआ था? हम जो पहिया घुमाते हैं, जो चक्री चलाते हैं, कौन सी, जो हम गाड़ी में बैठ के फुक फुक के चले जाते हैं एक देश से दूसरे देश, एक इलाके से दूसरे इलाके, एक गांव से दूसरे गांव, अपने गांव शहर इलाके, इन गाड़ियों का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो जब भैया इनमें जो गोल चक्का होता है, इस चक्के का आविष्कार किस समय पर हुआ था? हम लोग इस चक्के का आविष्कार की बात करें तो किस समय पर इस चक्के का आविष्कार हुआ? तो आविष्कार जो हुआ है वो हम लोग जानेंगे किस समय पर हुआ। ऑप्शन क्या है अपने पास? ऑप्शन नंबर ए पूरा पाषाण काल, ऑप्शन नंबर बी मध्य पाषाण काल, क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर बी मध्य पाषाण काल, या ऑप्शन नंबर सी नव पाषाण काल, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आप मेरे शेर हो, आप मेरा शेर हो, तो आप लोग आंसर दे सकते हो। आप मेरे शेर शेरनी हो। ओके, शेर शेरनी हो तो शेर शेरनी मेरे क्या करेंगे? आप लोग आंसर दोगे, क्या कहोगे भैया? आप लगा दीजिए ऑप्शन नंबर सी। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मेरा ऑप्शन नंबर सी होने वाला सही आंसर। आप बेझिझक लगा सकते हैं। ओके दोस्त, आपने कहा, हमने ऑप्शन नंबर सी लगा दिया, और आपका ये ऑप्शन नंबर होता है सी राइट। क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर आपका सी होता है राइट। चलिए अब भैया इसमें कुछ और चीज़ें हैं। हाँ, और चीज़ें जान लेते हैं नवपाषाण काल के बारे में। नवपाषाण काल के बारे में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि पहली बात करें कि पहिए, यहाँ पे किस किस चीज़ का आविष्कार हुआ है? पहिए का आविष्कार हुआ इस काल में। पहिया बना है इस काल में, पहिया बना है। और क्या बना है? घर बना है। घर का आविष्कार कहाँ हुआ है? इसी समय पर हुआ है। घर का आविष्कार बात करें, या बड़े पालतू जानवर जिसको हम कुत्ता कहते हैं ना, सबसे पहले पालतू जानवर कौन था? आप कहेंगे कुत्ता। तो सबसे पहले जो पालतू जानवर हुआ उसका नाम क्या है? कुत्ता। पालतू जानवर। तो पालतू जानवर कौन सा हुआ? कुत्ता। तो वो भी इसी समय पर पाला गया है। तो भैया हम लोग कहाँ तक कवर कर चुके हैं? पहिया, घर बनाना, पालतू जानवर, कुत्ता। और भैया बात करें और क्या हुआ? कृषि। कृषि किस समय पे हुई? आप कहिए कृषि भी इस समय पे होती है। अच्छा भैया, कृषि भी इस समय पे होती है। हाँ भैया, कृषि के जो साक्ष्य हैं, नवीनतम साक्ष्य में कहाँ से मिलते हैं? उदाहरण के तौर पे हम कहें तो हमें कहेंगे मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ पर? मेहरगढ़ उत्तर प्रदेश। मेहरगढ़
अगर हम बात करें कृषि के नवीनतम साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं, तो हम कहेंगे मेहरगढ़ उत्तर प्रदेश से मिलते हैं। ओके, अगर हम जीविका का आधार कहें, जो नवपाषाण काल के जो व्यक्ति थे, लोग थे, उनका जीविका का आधार कौन सा था, तो आप कहेंगे भैया जीविका का जो आधार था उनका वो था शिकार। क्या था, ये लोग शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। क्योंकि मैं चीज़ें आपको ओरली बता रहा हूँ, तो आप लिखते जाइए और अपने ऊपर नोट्स बनाते जाइए, सारे नोट्स आप लोग बनाते जाइए। इसकी जो PDF वो आपको टेलीग्राम चैनल रोजगार सारथी पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ओके, तो इनका जो महत्वपूर्ण कार्य था, जीविका का आधार जो था वो था, आप कहेंगे भैया ये लोग शिकार करके अपना जीवन यापन किया करते थे। ओके दोस्त, जीवन यापन कर लिया। अब चलिए अब बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। 2 हो चुका है, सॉरी 3 की ओर। क्या कहेंगे, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, चलिए सुनते हैं प्रश्न नंबर 3 की बातें। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित में से, क्या कहेगा, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से हमें भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। जो हमारा भारत है, प्यारा भारत, इस भारतवर्ष का जो शब्द है, जो भारत शब्द है, इस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है, सर्वप्रथम जानकारी, उसका नाम लिखा हुआ, तो हमें इस चीज़ की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है। तो ये क्या पूछ रहा है, अभिलेख के बारे में। भैया पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर्स के क्या बोल रहा हूँ, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। बात करें स्तंभ अभिलेख, नहीं भैया ये तो नहीं हो सकता। मास्की अभिलेख एंड गुजरा अभिलेख, नहीं भैया ये भी नहीं हो सकता। मास्की अभिलेख और गुजरा अभिलेख किससे संबंधित है, आप कहेंगे मास्की अभिलेख और गुजरा अभिलेख है अशोक से संबंधित है। किससे संबंधित है, आप कहेंगे अशोक से संबंधित है। ओके भैया, ये तो अशोक से संबंधित है, ये नहीं हो सकता। चलिए ये नहीं हो सकता। फिर बात करें हाथी गुफा अभिलेख, हाँ भैया ये हो सकता है, क्योंकि ये नहीं है तो ये रहेगा। क्या कहेंगे, हाथी गुफा अभिलेख इज द राइट आंसर। आपका हाथी गुफा अभिलेख हो सकता है, हो सकता नहीं, हाथी गुफा अभिलेख ही है। ओके, और इनमें से कोई नहीं, इसका तो ऑप्शन बन ही नहीं सकता। तो क्या कहेंगे, आपका आंसर, राइट आंसर क्या रहेगा, आप कहेंगे भैया हाथी गुफा अभिलेख, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ओके, बोलेंगे भैया नो डाउट ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, लगा दीजिए बेझिझक ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, वेदों की कुल संख्या कितनी है। क्या बोलेंगे, वेदों की कुल संख्या होनी चाहिए थी, यहाँ पे के हो गया, कंप्यूटर मिस्टेक है, कोई नहीं, आप लोग की कर दीजिए। वेदों की कुल संख्या कितनी है, तो आप लोग कहेंगे वेदों की कुल संख्या कितनी है। जिन बच्चों ने मुझसे हिस्ट्री पढ़ी होगी उनको पता होगा, मैंने आपको हर बार बताया कि वेदों की कुल संख्या कितनी रही है। तो आप लोग बताना कितने वेद हैं, कौन कौन से वेद रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए 4 वेद हैं क्या, ऑप्शन नंबर बी 6 वेदों की संख्या रही है, ऑप्शन नंबर सी 10 वेदों की संख्या रही है, ऑप्शन नंबर डी 2 वेदों की संख्या रही है। देखो भाई प्रश्न जो है दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोग कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चे इसको कर सकते हैं। बट इज द टोटल नंबर ऑफ वेदास, तो आप लोग कहेंगे 4, 6, 10 और 12 और 2, तो कोई दिक्कत नहीं, सबके लिए आंसर सेम रहने वाला है। ओके दोस्त, तो आप लोग कहेंगे भैया जो हमारा आंसर है वो आप लगा दीजिए ऑप्शन नंबर ए। कितनी संख्या रहने वाली, 4 संख्या रहने वाली है। कौन कौन से वेद हैं भैया, 4 वेद जिनको हम अच्छे से जानते हैं, जिनका नाम है ऋग्वेद, क्या बोलेंगे ऋग्वेद, एक ऋग्वेद, यजुर्वेद, या बोले सामवेद, भैया स्पेस का मैं बोल दे रहा हूँ, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद को जो हम कहते हैं सबसे नया वेद है, ये कौन सा, ये नया वेद है। अथर्ववेद जो है हमारा वो नया वेद है। अगर बात करें सबसे पुराना वेद, तो सबसे जो पुराना वेद है वो हमारा है ऋग्वेद। कौन सा वेद, ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन वेद है। इसमें हमें क्या मिलता है, इसमें 10 मंडल देखने को मिलता है। कितने मंडल, 10 मंडलों की जानकारी मिलती है। कितने सूक्त हैं इसके अंदर, आप कहेंगे 1028 सूक्त हैं इसके अंदर। कितने सूक्त हैं, 1028 सूक्त है इसके अंदर। ओके दोस्त, ओके भैया 1028 सूक्त हैं। अगर बात करें ऋचाएँ, तो ऋचाएँ कितनी है, अगर ऋचाएँ की बात करें तो 10,462 ऋचाएँ हैं। बोलोगे भैया 10,462 ऋचाएँ किसके अंदर है, आप कहेंगे ऋग्वेद के अंदर। तो भैया ओके भैया ये बात तो क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं इनमें प्रश्न में, तो ऑप्शंस में और क्या हो सकता है, बी भैया बी बात करें तो बी ऑप्शन में 6 किस चीज़ की संख्या है, तो आप कहेंगे 6 संख्या जो है वेदांग है हमारे। क्या है, 6 वेदांग हैं। कितने वेदांग हैं, 6 वेदांग हैं। ओके, 6 वेदांगों की संख्या होती है। ओके दोस्त, आगे इसका ही प्रश्न रखा हुआ है आप लोगों के लिए। 10 मंडल होते हैं जिसकी मैंने बात करी अभी, हमने 10 मंडल हैं। ओके, 10 मंडलों की बात करी जाती है इसके अंदर। क्लियर हो चुका है प्रश्न। ओके चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित में से क्या कहेंगे, आप कहेंगे भैया निम्नलिखित में से वेदांग की कुल संख्या कितनी है।
वेदांग की कुल संख्या। तो आप अच्छे बच्चे आसानी से बता देंगे। अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले ही आपको बता के आया हूँ कि वेदांगों की कुल संख्या कितनी होने वाली है। तो आप कहेंगे भैया वेदांगों की कुल संख्या 6 है। नो डाउट वेदांगों की कुल संख्या 6 है। ये कौन से वेदांग हैं? 6 वेदांगों के नाम क्या क्या हैं? तो पहला वेदांग शिक्षा, क्या कहेंगे शिक्षा। दूसरा वेदांग ज्योतिष। तीसरा वेदांग आप कहेंगे पहला शिक्षा, दूसरा ज्योतिष, तीसरा व्याकरण, चौथा कल्प, पांचवा नियुक्त और छठा छंद। बताना आप लोग कितने कितने वेदांग हो गए, और इन वेदांगों के नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग। ओके, चलिए ऑप्शन हमारा सी आंसर राइट होने वाला है, सॉरी बी आंसर राइट होने वाला है। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 6 की सुनते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का गठन का विचार सर्वप्रथम दिया था। तो बताओ जो भारतीय संविधान हुआ उसका गठन हुआ है, तो इसका विचार जो है सर्वप्रथम किसने दिया? कि बोला कि भैया भारत को अगर अच्छे से डेडिकेशन के साथ चलाना है, अच्छे प्रकार से चलाना है, तो उसको एक किसकी आवश्यकता पड़ेगी? भारत को संविधान की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये चीज़ के विचार किसने दिया? तो आप कहेंगे सर्वप्रथम इसका विचार जो दिया है वो किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए M.N. रॉय 1934, या फिर बोलेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, नहीं भैया। ऑप्शन नंबर सी CB.R. अम्बेडकर, श्री B.R. अम्बेडकर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे भैया इनमें से जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होने वाला है। अगर बात करें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या बोलेंगे? अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन? SB के, संविधान सभा के। ओके, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ओके, बात करें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, श्री डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, तो ये क्या थे? ये थे संविधान सभा के पिता। इन्हें हम संविधान सभा का पिता भी कहते हैं, और संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। ओके, तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ओके, किस चीज़ के अध्यक्ष थे वो हम लोग आगे बात करेंगे। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, चलो कौन सा ये कार्यभार संभाल रहे थे संविधान सभा के अंदर। ओके, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताओ मुझे, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्या बात करेंगे? संचालन समिति के अध्यक्ष। तो इनके ये चीज़ें थी इनके बारे में, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ओके, ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर ए राइट है। ऑप्शन नंबर ए राइट सही है। चलिए प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? जो विधि आयोग है, विधि आयोग, उसका गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? कौन सा विधि आयोग? प्रथम विधि आयोग। तो क्या कहेंगे भैया प्रथम विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो आप कहने वाले प्रथम विधि आयोग का गठन अध्यक्षता कौन करेगा उसकी? तो आप कहेंगे वॉरेन हेस्टिंग है। क्या वो वॉरेन हेस्टिंग थे? या फिर ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड मैकले थे। लॉर्ड मैकले थे, या लॉर्ड, तो इनको लॉर्ड तो बोलना ही नहीं भाई। क्या था? मैकले था क्या? या बोलेंगे मिंटो था, या फिर बोलेंगे राजेंद्र प्रसाद थे। तो वो कौन व्यक्ति था जिसने क्या किया? प्रथम विधि आयोग का गठन किया था। ओके, अध्यक्षता करी, गठन की अध्यक्षता हुई थी। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? सॉरी। तो बताओ भैया कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर राइट होने वाला है, जो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी। क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, वाइड लैंग्वेज है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। अगर इंग्लिश वाला कोई भाई है तो इंग्लिश वाला भाई कर सकता है, अगर इंग्लिश वाला कोई बच्चा है तो इंग्लिश वाला, हिंदी वाला कोई बच्चा है तो हिंदी वाला। मेरे बहन और भाइयों दोनों लोगों के लिए ये ऑल के लिए अवेलेबल है, दोनों लैंग्वेज में वाइड लैंग्वेज है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए तो ऑप्शन राइट होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। अब थोड़ी बात कर लेते हैं बाकी लोगों के बारे में। जैसे ऑप्शन नंबर ए में क्या है? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग क्या थे? ये बंगाल का गवर्नर जनरल था। क्या बोलेंगे? ये बंगाल का गवर्नर जनरल था। कहाँ का? बंगाल का। कब का? 1793 का, 1773 का, सॉरी 93 बोल रहा हूँ, 1773 का, 1773 बंगाल का गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग। मिंटो कौन था भैया? मिंटो था वायसराय। कौन था? भारत में वायसराय था मिंटो, वायसराय। मिंटो था वायसराय। बात करें राजेंद्र प्रसाद की, तो राजेंद्र प्रसाद कौन थे? सभी भारत के राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति। क्या बोले? प्रथम राष्ट्रपति। क्या थे ये? भारत में प्रथम राष्ट्रपति थे। ओके, कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। किसी को कोई डाउट? बोलेंगे भैया नो डाउट, ऑल गुड, ऑल गुड। ओके, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 8 कहता है कैबिनेट मिशन भारत कब आया?
क्या बोल रहा है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, इसमें कितने सदस्य शामिल थे। तो बताओ भैया कैबिनेट मिशन भारत कब आया और इसमें कितने सदस्य शामिल थे। तो आप बोलेंगे भैया कैबिनेट मिशन आया 1946 में। कब आया? 1946 में। क्या इसमें 3 सदस्य शामिल थे? या बोलेंगे कैबिनेट मिशन आया 9 दिसंबर 1946 को। क्या इसमें 5 सदस्य शामिल थे? या आप कहेंगे भैया कैबिनेट मिशन आया 2 दिसंबर 1935 को। क्या इसमें कितने 3 सदस्य शामिल थे? या बोलेंगे आप 1999 में 1919 में क्या इसमें 1 सदस्य शामिल था। तो आप कहेंगे भैया इसमें सदस्यों की संख्या थी 3 और ये आया था 1946 में, सॉरी 1926 बोला, मार्च 1926 क्या कहेंगे, मार्च 1926 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। कोई डाउट? बोलेंगे नो डाउट। भैया आपका जो जीएस है ना, जीएस में ऐसा करवा दूंगा कि आप पेपर में बैठते ही जो प्रश्न है ना टक टक करते निकल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, सबको आराम से प्रश्न आएंगे, सारे प्रश्न आपके बनने वाले रहेंगे। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। संविधान सभा के सदस्य में अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या कुल कितनी है। अगर बात करें संविधान सभा के सदस्य जो थे उनमें से अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी, अनुसूचित जनजाति के सदस्य कुल कितने थे। तो आप लोग बात करेंगे सदस्यों की संख्या। तो भैया ऑप्शन नंबर ए क्या वो 44 संख्या थी, ऑप्शन नंबर बी 15, ऑप्शन नंबर सी 33 या ऑप्शन नंबर सी 69। तो कुल संख्या कितनी थी किसकी, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की। तो बताओ भैया, मैंने पहले ही बोला आप लोगों से ये वाई लैंग्वेज है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे किसी भी गुड़िया गुड्डों को, दोनों में अवेलेबल है। चलिए बात करते हैं सदस्यों की संख्या। तो सदस्य कुल कितने हैं, तो सदस्य होने वाले 33। कितने सदस्य होने वाले, 33 सदस्य थे। जो अनुसूचित जनजाति के सदस्य थे वो थे 33। ओके भैया 33 अनुसूचित जनजाति की थी। तो भैया और संख्या क्या थी, तो भैया बता दो कि महिलाओं की संख्या कितनी थी। अगर हम बात करें महिलाओं की संख्या, तो महिलाओं की संख्या थी इसके अंदर 15 महिलाएं थी। क्या बोलेंगे, फीमेल थी इसके अंदर। कितनी, 15 फीमेल थी। ओके दोस्त, इसमें 15 फीमेलों की संख्या थी। अगर बात करें मुस्लिम लोगों की संख्या कितनी थी, तो आप लोग कहेंगे मुस्लिम लोगों की संख्या थी 73, कितने 79। मुस्लिम लोगों की जो संख्या थी वो 79 मुस्लिम थी। इसमें हमारे मुस्लिम भाई कितने थे, 79। उस समय संविधान सभा का जब गठन हुआ उसमें सदस्यों की संख्या। ओके दोस्त, किसी को कोई डाउट? ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं सही होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। हो गया ना खेला आपके साथ, क्या हो गया, खेला। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 हो चुके हैं हमारे, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कितने रहेंगे, प्रश्न आपके आज 24 प्रश्न है। कितने प्रश्न है, 24 प्रश्न है, कोई डाउट नहीं है। बात करें भैया अपना सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, बार बार बनता है प्रश्न, बहुत बार आप लोगों ने इसको 9th 10th 12th और 11th और कॉलेज में भी बहुत से बच्चे इसको पढ़ रहे होंगे अभी भी। जो प्रश्न बनता है, क्या प्रश्न बनता है, भारतीय संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा। कुल कितना समय लगा भैया भारतीय संविधान को बनने में। और एक प्रश्न आप लोगों के लिए रहेगा कि भारतीय संविधान बना तो इतने समय में है, पर उसमें कुल लागत कितनी लगी, जब ये बना था तो उस समय लागत कितनी लगी थी बनने में। ओके, तो ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ष 6 माह, ऑप्शन नंबर बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, या ऑप्शन नंबर सी 1 वर्ष 9 माह 2 दिन, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहेंगे, 3 years 6 month, 2 years 11 month 18 days, या फिर 1 years 9 month 2 days, या नन ऑफ दिस। तो आप कहेंगे भैया हमारा आंसर लगा दीजिए सर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है सर, लगा दीजिए। चाहिए भैया, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर लगा दिया। कितने वर्ष लगे हमें, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ओके भैया, इतना समय हमें लगा हमारे संविधान को बनने में। चलिए बात करें प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11 आ गया आप लोगों के सामने। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है, सुनते हैं प्रश्न नंबर 11 की। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। ये भैया किससे आ गया प्रश्न, आपका आ गया, अब आ गया आपका ज्योग्राफी से प्रश्न। किससे, ज्योग्राफी से प्रश्न। ज्योग्राफी वाला प्रश्न क्या कहता है, भूगोल का जनक हम लोग किसे कहते हैं। अभी हम लोग बेसिक से पढ़ने, तो चीज़ों को शुरुआत से लेकर चलते हुए चलेंगे। बात करें भूगोल का जनक किसे कहते हैं, तो आप लोग कहेंगे क्या हेरोडोटस है, ऑप्शन नंबर ए। क्या कार्ल मार्क्स है, नहीं भैया कार्ल मार्क्स नहीं हो सकते। ऑप्शन नंबर सी
हिकोटियस है या ऑप्शन नंबर डी चाणक्य है। तो दो व्यक्ति को तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, हम लोग लगा सकते हैं अपना थोड़ा सा दिमाग कि भैया हम लोग प्रश्न को यहाँ पे कर सकते हैं नॉमिनाइज। ओके, प्रश्न नंबर को नॉमिनाइज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसको हम कहते हैं हेरोडोटस, जो कि रहेंगे विश्व इतिहास के जनक। बात करें कार्ल मार्क्स को हम लोग जानते नहीं, ये क्या है, ये एक विचारक हैं, इन्होंने विचार दिए हैं अपने अपने। ओके, ये एक विचारक रहे हैं। अगर हम बात करें भूगोल के जनक, तो भूगोल के जनक रहेंगे, वो रहेंगे हिकोटियस। कौन रहेंगे, हिकोटियस जो है भूगोल के पापा हैं, क्या कहें, भूगोल के पापा हिकोटियस। चाणक्य की बात कर चुके हैं, चाणक्य जो गुप्त साम्राज्य में रहे हैं, इनका जो पुस्तक है उसकी अर्थशास्त्र इनकी पुस्तक है। ओके, चलिए बात करें प्रश्न नंबर 12 की ओर आगे। अब हमारे 12 हो चुके हैं, 12 प्रश्न और बचे हैं, तो 12 प्रश्न भी करेंगे कवर। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पूरे विश्व में कौन सा स्थान है। क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पूरे विश्व में कौन सा स्थान है। अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि में, तो भारत का पूरे विश्व में कौन सा स्थान है, तो आप कहेंगे क्या पहले नंबर पे भारत, क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं भैया, पहले नंबर पे तो कौन है, आप कहेंगे भैया पहले नंबर पे तो रूस है। अच्छा भैया पहले नंबर पे रूस है, हाँ मुझे नहीं पता था। अच्छा भैया पहले नंबर पे रूस है, तो भैया चौथे नंबर पे कौन है भैया, तो आप कहेंगे चौथे नंबर पे कौन है, तो आप बताओ भैया आप चौथे नंबर पे कौन रहेगा। तो चौथे नंबर पे आप कहेंगे भैया चौथे नंबर पे तो आ जाता है हमारा कौन, अमेरिका। अच्छा जी, अमेरिका चौथे नंबर पे, हाँ जी अमेरिका चौथे नंबर पे। भैया 11वें नंबर पे, 11वें नंबर पे कोई नहीं है भैया, कहेंगे 11वें नंबर पे कोई नहीं है। तो हमारा भारत कौन से नंबर पे, आप कहेंगे 7वें नंबर पे, क्षेत्रफल की दृष्टि में, क्षेत्रफल की दृष्टि में 7वें नंबर पे। इसकी एक ट्रिक है, रुक चीन अब आया भारत। रुक चीन अब आया भारत से मतलब क्या है, रुक से रूस, का से कनाडा, ची से चीन और अब से अमेरिका चौथे नंबर से, 5वें नंबर से बा से ब्राज़ील, आया से ऑस्ट्रेलिया, छठे नंबर पे और भा से भारत। ओके, और एक आता है 8वें नंबर पे अर्जेंटीना। कौन से 8वें नंबर पे आता है अर्जेंटीना क्षेत्रफल की दृष्टि से। ओके, अब यहाँ पे हम लोग डाउट क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को कि क्षेत्रफल की दृष्टि भारत का स्थान कौन सा है, आप कहेंगे 7वां स्थान है। ओके दोस्त, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, अगर हम बात करें भारत का पूरी पृथ्वी में कुल क्षेत्रफल कितना है, अगर पूरी पृथ्वी में से भारत का क्षेत्रफल निकाला जाए तो वो कुल कितना है, तो आप कहेंगे भैया क्या वो 32,87,263 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर है। स्क्वायर लगाना भूल गया, लगना रह गया था, क्या कहेंगे स्क्वायर वर्ग किलोमीटर है, या फिर कहेंगे 30,32,180 किलोमीटर। क्या कहेंगे 30,32,180 किलोमीटर, या कहेंगे 32,32,920 किलोमीटर। तो आप क्या कहेंगे, तो आपका ऑप्शन क्या होने वाला है, तो आप कहेंगे भैया जो हमें पता था, हमें तो पता है भैया, हमारे जो बालक हैं वो तो बता सकते हैं। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ओके, ये हमारा क्या है, ये हमारा भारत का कुल क्षेत्रफल है। अगर हम बात करें भारत के मैप पे, तो भारत का मैप कैसा रहता है, अगर हम बात करें भारत का मैप, तो भारत हमारा कुछ इस प्रकार से है। एक मिनट, ज़रा सही नहीं बन पाया, एक बार दोबारा बनाता हूँ। तो क्या कहेंगे भारत का मैप कुछ इस प्रकार से है। अगर हम बात करें भारत हमारा कुछ इस प्रकार से है, तो ये भारत है। इसका जो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एरिया है, ये कितना क्षेत्रफल है इसका, तो आप कहेंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। कोई डाउट, बोले भैया नो डाउट, ऑल क्लियर। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल गाँव की संख्या, भैया क्या पूछ लिया इसने, गाँव की संख्या, हाँ भैया कुल गाँव की संख्या कितनी थी 2011 की जनगणना के अनुसार। अभी का जो रिसेंट डेटा है वो अभी तक आया नहीं है, तो रिसेंट डेटा भी नहीं बता सकता आपको। जैसे ही रिसेंट डेटा आता है उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा, बता दूंगा आप लोगों को। ओके, तो क्या कहेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार, अभी की जनगणना हुई नहीं है ढंग से, तो क्या बताएंगे। ओके, तो 2011 की जनगणना के अनुसार गाँव की संख्या कितनी रही है, तो आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर ए 6,30,000, ऑप्शन नंबर बी 6,41,000, ऑप्शन नंबर सी 4,10,000, या ऑप्शन नंबर डी 2,00,000। तो बताएं कितनी रही है संख्या, तो आप कहेंगे भैया कुल गांव की संख्या जो रही है 2011 के अनुसार वो रही है 6,41,000। कितनी गांव की संख्या है, 6,41,000 कुल गांव हैं भारत में। वर्तमान में संख्या बढ़ चुकी होगी, ओके, शायद कम भी होगी। चलिए प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है, भारत में सेकंड सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है।
क्या कहेंगे, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य सेकंड, दूसरा सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। तो भैया दूसरा सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा रहेगा, तो आप लोग बताएंगे, आप लोगों का काम है, ये प्रश्न आपके लिए दिया है। ओके, तो आप ही बताओगे, तो बताओ। ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी गोवा, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, या ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो आप कहेंगे भैया सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य अगर बात करें प्रथम तो गुजरात हो जाता है, सबसे लंबी प्रथम तटरेखा वाला राज्य गुजरात। अगर दूसरे नंबर पे बात करें तो दूसरे नंबर पे हमारा होगा आंध्र प्रदेश। क्या बोलेंगे, आंध्र प्रदेश। तटरेखा मतलब क्या हुआ कि जो समुद्र से सीमा साझा करता है, अगर समुद्र से सीमा साझा करता है तो वो होगा आंध्र प्रदेश, और गुजरात जो हमारे सीमा साझा करता है समुद्र से, तटरेखा सीमा साझा करता है। ओके दोस्त, प्रश्न नंबर 15 नो डाउट आगे बढ़ते हैं। बात करें प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 प्रैक्टिस सेट नंबर 1। जनसंख्या की दृष्टि से 2011 की जनगणना में भारत का स्थान कौन सा था। अगर बात करें जनसंख्या की दृष्टि से तो भारत 2011 की जनगणना में कौन से स्थान पर था, कौन से शीर्ष पे था। सॉरी, जनसंख्या के मामले में, जनसंख्या में भारत का कौन सा स्थान था 2011 की जनगणना के अनुसार। तो बात करते हैं, क्या भारत पहले नंबर पे था, क्या भारत दूसरे नंबर पे था, क्या भारत तीसरे नंबर पे था, या फिर भारत 5वें नंबर पे था। तो आप कहेंगे भैया जनसंख्या की दृष्टि से भारत कौन से नंबर पे रहेगा, तो आप बताने वाले होंगे भैया जनसंख्या की दृष्टि से भारत हो जाएगा कौन से नंबर पे, आप कहेंगे दूसरे नंबर पे। कौन से नंबर पे, दूसरे नंबर पे। तो भैया दूसरे नंबर पे भारत था, तो पहले नंबर पे कौन था, पहले नंबर पे था चीन। अगर बात करें हम लोग वर्तमान की, तो वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि पे कौन है, तो आप कहेंगे दूसरे नंबर पे है चीन और पहले नंबर पे है भारत। कितनी जनसंख्या है, आप कहेंगे 143.6, कितनी 143.6 अरब, कितनी 143.6 अरब जनसंख्या है भारत की, करोड़। ओके, करोड़ में, सॉरी अरब बोल रहा, करोड़ में 143.6 करोड़ जनसंख्या है वर्तमान में भारत की। जो कौन सी जनसंख्या, जिनकी गिनती हो रखी है। अगर हम बात करें विदाउट गिनती वाले तो उसकी कोई लिमिट ही नहीं है भैया। जो हम लोग जिनके आधार कार्ड बन रखे, जिनके पैन कार्ड वोटर आई कार्ड बन रखे, किसी प्रकार से वो भारतीय कानून के अंदर, भारतीय संविधान के अंदर उनकी गिनती होती है, उन लोगों की बात कर रहे हैं हम लोग, उन लोगों की नहीं जिनकी कोई गिनती ही नहीं है, वो तो बहुत सारे हैं। तो ऐसे तो हम लोग करीब करीब 150 के 200 के करीब पहुँच जाएंगे। ओके दोस्त, अगर इसी हिसाब से हम बढ़ते जाएं तो बहुत आगे हमारी जनसंख्या जाने वाली है, और ये हमारे लिए बहुत खतरनाक चीज़ है। जनसंख्या बढ़ना खतरनाक होता है उन देशों के लिए जिनमें जनसंख्या ऑलरेडी ज़्यादा है, और भारत उन देशों में शामिल है जिनकी जनसंख्या पहले से ही ज़्यादा है, और भारत पहले नंबर पे आ चुका है, चीन दूसरे नंबर पे है। पर अच्छी बात यह है कि भारत में युवाओं की संख्या ज़्यादा है, तो ये थोड़ी अच्छी बात है, थोड़ी अच्छी बात है, ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। ओके, अगर बात करें दूसरे नंबर पे तो चीन हो गया। ओके, तीसरे नंबर पे यूएस से था 2011 की जनगणना के अनुसार, अमेरिका था, चौथे नंबर पे इंडोनेशिया, 5वें पे ब्राज़ील और 8वें पे रूस। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है, अगर बात करते थोड़ी और जान लेते हैं इसकी चीज़ों के बारे में। जैसे कि भारत का क्षेत्रफल विश्व में कितना है, तो विश्व में जो भारत का क्षेत्रफल है वो कितना है, तो आप कहेंगे भारत का क्षेत्रफल विश्व में 2.42%। अगर विश्व में क्षेत्रफल है तो 2.24% है। जनसंख्या का कितना है, जनसंख्या क्या है 1 मिनट जरा, रुकिएगा 1 मिनट यार। एक मिनट रुकिएगा, पीपीटी ओपन करते हैं। एक मिनट दोस्त। चलिए दोस्त, पीपीटी हमारी खो चुकी थी, पीपीटी वापस आ चुकी है। अब टॉपिक चालू करते हैं फिर से दोबारा से। ओके, क्या बात करते हैं, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है जिसे पहले पिगमेलियन पॉइंट कहा जाता था। अगर बात करें भारत का दक्षिणतम बिंदु जिसे पहले किस नाम से जानते हैं, पिगमेलियन पॉइंट के नाम से, तो बताओ वो कौन सा बिंदु है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो कि दक्षिण में स्थित है। अगर भारत के मैप की बात करें तो भारत का मैप कैसा होता है, ऐसा मैप होता है। ओके, ये हो गया उत्तर वाला एरिया, ये हो गया नीचे वाला दक्षिण वाला एरिया। तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा रहेगा, तो आप कहेंगे इंदिरा पॉइंट है क्या वो, या बोलेंगे
सक्रिय है या फिर बोलेंगे बालागु है या फिर बोलेंगे इंदिरा कॉल है। तो कौन सा पॉइंट है, तो आप कहेंगे भैया वो पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर ए इंदिरा पॉइंट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इंदिरा पॉइंट। तो भैया सक्रिय कौन सा है, सक्रिय आप कहेंगे पश्चिमी पॉइंट है ये कहाँ सा पश्चिमी पॉइंट है, ये कहाँ पर है, ये कहेंगे गुजरात में। अगर बात करें बांगुली तो आप कहेंगे ये पूर्वी पॉइंट है। कौन सा पूर्वी है, पूर्वी पॉइंट है, ये कहाँ पर है, ये एपी में, आंध्र प्रदेश में है। बात करें इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल कहाँ पर, ये आप कहेंगे उत्तर में है, जम्मू कश्मीर। उत्तर में कहाँ, उत्तर में जम्मू कश्मीर की ओर। तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए कौन सा पॉइंट कहाँ स्थित है, याद रहेगा। ओके भैया याद रहेगा। अगर बात करें भारत की जो कुल रेखा है कितने राज्य से होकर गुजरती, कुल संख्या राज्य वाले तट रेखा से, अगर बात करें भारत के जो कुल राज्य हैं जो तट रेखा शामिल करते हैं वो कितने, 9। कुल राज्य कितने हैं, कुल राज्यों की संख्या हो जाएगी 9। 9 राज्य हैं जो कुल तट रेखा शामिल करते हैं। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो भैया अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए चाणक्य, नहीं भैया चाणक्य तो नहीं है, ये तो भारतीय अर्थशास्त्र के जनक हैं। ऑप्शन नंबर बी एडम स्मिथ, हाँ भैया क्या है एडम स्मिथ, आपका आंसर मिल चुका है, एडम स्मिथ राइट आंसर। तो भैया जानते हो और क्या है, दादा भाई नेहरू क्या है, दादा भाई नेहरू हैं राष्ट्रीय आय के गणना, जिन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना करी है या अनुमान लगाया राष्ट्रीय आय का। अगर बात करें महबूब उल हक, तो ये क्या है, ये पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था के जनक हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है। ये जो महबूब एडम स्मिथ है जिन्हें क्या मिला है, अगर थोड़ी बात कर लेते इसमें, जो बात करें नोबेल पुरस्कार भारत ने किसे जीता है क्या, हाँ भैया नोबेल पुरस्कार भारत ने जीता है। किसने जीता है, आप कहेंगे नोबेल पुरस्कार विजेता कौन रहे हैं, अमर्त्य सेन। कौन रहेंगे, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ये क्या है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक हैं। ये भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो कौन है, अमर्त्य सेन भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक हैं। ओके बात, नरसिम्हा राव को भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। ओके, नरसिम्हा राव को भी भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है और अमर्त्य सेन भी कहे जाते हैं, जो नोबेल पुरस्कार विजेता भी रहे हैं। ओके दोस्त, बात करें प्रश्न नंबर अपने 18 की, 18 हो चुका है। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है, सुनते हैं प्रश्न नंबर 19 की। भारत में नेशनल इनकम का वैज्ञानिक गणना निम्नलिखित में से किसने की थी। अगर बात करें भारत में जो राष्ट्रीय आय है उसका वैज्ञानिक गणना किसने करी है, तो आप बोलेंगे भैया भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना करने वाला व्यक्ति कौन है। तो आप लोग पहले ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर ए महबूब उल हक, ये तो नहीं हो सकता भैया, ये तो पाकिस्तान के हैं। ऑप्शन नंबर बी कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर BKRB राव, डॉक्टर BKRB राव, या ऑप्शन नंबर बी ए एंड सी दोनों। तो आप लोग कहेंगे भैया ऑप्शन हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी। भैया क्यों ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि इन्होंने इसकी गणना करी है। किसकी गणना करी है, राष्ट्रीय आय की, नेशनल इनकम की जो जानकारी गणना करी है किसने करी, भारत की राष्ट्रीय आय। भैया ये कब करी है, तो आप कहेंगे 1951 में, 1951 में राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। ओके भाई चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20, हमारा प्रश्न नंबर 20 आ चुका है। व्हाट इज द टोटल मेथड ऑफ कैलकुलेट नेशनल इनकम। अगर हम बात करें नेशनल इनकम गणना की कुल विधियाँ कितनी है, तो नेशनल इनकम गणना करने की कुल विधि कितनी है, तो आप बताएंगे भैया नेशनल इनकम गणना करने की कुल विधि। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर 3 बी 3, ऑप्शन नंबर सी 5, या ऑप्शन नंबर डी 6। तो आप कहेंगे भैया नेशनल इनकम या नेशनल इनकम या बोले राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय का जो गणना करने की विधि है वो कुल संख्या उसकी कितनी है, कितनी विधियों से हम राष्ट्रीय आय निकाल सकते हैं, तो आप कहेंगे 3 विधियों से। 3 विधियाँ कौन कौन सी हैं, तो आप कहेंगे 3 विधियाँ। सबसे पहले उत्पाद गणना विधि, जिसको हम कहते हैं GDP, क्या कहते हैं GDP, ग्रॉस डेवलपमेंट टैक्स। ओके, या बोलेंगे GDP, या बोलेंगे आय गणना विधि, आय गणना विधि, इनकम गणना विधि, ओके, इनकम मैटर, ओके, या बोलेंगे उपभोग बचत विधि, मतलब कितना यूज हो कितनी बचत विधि, ये विधि। ये 3 विधि है, पहली उत्पाद गणना विधि, दूसरी आय गणना विधि, तीसरी उपभोग बचत विधि। तो इन तीनों विधि में से आप बता सकते हैं कौन सी विधि है। अब बात आती है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 कहता है कि GDP का फुल फॉर्म बताएं। GDP का विस्तारित रूप क्या है, व्हाट इज द एक्सपेंड ऑफ फॉर्म ऑफ GDP। तो आप बोलेंगे GDP का फुल फॉर्म क्या है, सकल घरेलू उत्पाद, क्या बोलेंगे, सकल घरेलू उत्पाद,
या फिर बोले संकलित घर उत्पाद, या बोलेंगे संकल राष्ट्रीय उत्पाद, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहेंगे आप, कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर आपका सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। सी जो दे रहे हैं वो गलत आंसर रहेगा उनका, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहने वाला है। क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सकल घरेलू उत्पाद। फुल फॉर्म याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बोले, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बहुत बार पूछा जाता है पेपर में। ओके, बात करें ऑप्शन नंबर सी की, राष्ट्रीय नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल इनकम, या बोले जीएनपी। जीएनपी की फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। भैया कुछ और आप लोगों के लिए एक दो क्या बोलेंगे, एक दो और जो है शॉर्ट फॉर्म है उनको समझ लीजिए। शॉर्ट फॉर्म कौन कौन सी होती हैं। जीडीपी की हम लोग बात कर चुके हैं, जीडीपी की बात कर चुके हैं। बात करें एनडीपी की, शुद्ध घरेलू उत्पाद की बात कर चुके हैं। शुद्ध घरेलू उत्पाद की बात नहीं करी है, एनडीपी शुद्ध घरेलू उत्पाद, जिसको हम हिंदी में जाने तो, या बोले एनएनपी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी। बात करें जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसकी हम लोग बात कर चुके हैं ऑप्शन नंबर सी के अंदर। तो इसका इस प्रश्न का हमारा राष्ट्रीय आंसर कौन है, राइट आंसर क्या है, राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है, निम्नलिखित में से उदारीकरण के लिए किया गया उपाय। भैया उदारीकरण के लिए क्या उपाय किया गया है निम्नलिखित में, इन सब में से। तो आप लोग बोले भैया उदारीकरण के लिए बहुत सारे उपाय किए गए, कौन कौन से उपाय किए गए बताओ। क्या ऑप्शन नंबर है औद्योगिकरण में सुधार, क्या उदारीकरण करने के लिए औद्योगिकरण में सुधार किया गया, क्या आप बता सकते हैं आप, तो बताओ। ऑप्शन नंबर वित्तीय क्षेत्र में सुधार किया गया, ऑप्शन नंबर सी कर में सुधार किया गया, ऑप्शन नंबर डी विदेशी व्यापार में सुधार किया गया। तो इसके ऑप्शन आप लोग आगे देखेंगे, क्योंकि ये मल्टी क्वेश्चन में आंसर है इसका। ऑप्शंस क्या रहेंगे आपके पास, ऑप्शंस रहेंगे 1 और 2 दोनों, 1 3 4 ये सभी, या बोलेंगे सी और क्या बोलेंगे सी पे क्या है 3 और 4 दोनों, या फिर बोलेंगे डी केवल 1। तो क्या रहेगा आपका राइट आंसर होने वाला है 1 2 3 4। क्या बोलेंगे 1 3 4 2, मतलब ये सारे जो कि रहे उदारीकरण के लिए विकास में उपाय किए गए हैं, उदारीकरण के लिए इनका यूज़ किया गया है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, सी बोल रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी। ओके दोस्त, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। किसी को भाई को कोई डाउट हो तो बता दो, क्लियर किया जाएगा। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 23 पर। प्रश्न नंबर 23 कहता है निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। भैया मिलान करना है, मिलान क्या करना है, ये हो गया आपका स्टैटिक से प्रश्न। किससे प्रश्न हो गया, स्टैटिक से। स्टैटिक वाला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। मिलान भैया क्या करना है, मुद्राओं का मिलान करना है। ये क्या दी गई, हमें मुद्रा दी गई है। तो बात करें भारत की मुद्रा कौन सी है, सॉरी ये हमें इनकी संसद दी गई है। सरनी 1 को सरनी 2 से मिलाएं। तो भैया किसको क्या बोला जाता है, भारत में जो संसद उसको क्या कहा जाता है, भारत की जो संसद उसको किस नाम से बुलाया जाता है, अगर रूस की जो संसद उसको किस नाम से बुलाया बात करते हैं। भारत की संसद को क्या डेम्यो कहा जाता है, नहीं भैया। रूस की संसद को क्या संसद कहा जाता है, स्पेन की संसद को कोर्ट्स कहा जाता है, या अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता था। बताओ क्या नाम है इनकी पार्लियामेंट का। तो आप कहेंगे ऑप्शंस क्या रहेंगे अपने पास, ऑप्शंस रहने वाले हैं, ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन नंबर है 1 3 4 2। मिलान करना है कौन सा किसका सही रहने वाला है, तो 1 3 4 2, या फिर कहेंगे 3 2 1 4, या फिर कहेंगे 2 1 3 4, कहेंगे 2 1 3 4, या फिर कहेंगे 1 3 2 4। तो आप लोग क्या कहेंगे, सबसे आंसर आपका राइट आंसर होने वाला है। क्या कहेंगे भैया आप कर दो, क्या कर दो 2 1 3 4, क्या कर दो 2 1 3 4। 2 1 3 4 का मतलब क्या हुआ, भारत को संसद, भारत की पार्लियामेंट को हम क्या कहते हैं, संसद कहते हैं, संसद। अगर हम बात करें रूस की तो देम्यो कहते हैं। अगर बात करें किसकी, स्पेन की, तो स्पेन को हम क्या कहते हैं, स्पेन को हम कहते हैं कोर्ट्स। और बात करें अमेरिका, तो अमेरिका को हम क्या कहते हैं, अमेरिका को हम लोग कहते हैं कांग्रेस। तो भैया सही आंसर हो जाएगा आपका 2 1 3 4। तो 2 1 3 4 कौन सा ऑप्शन अपना सही है, क्या रहेगा 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, दोनों तरफ लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज का अपना आखिरी प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से विश्व प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो बताओ भैया, निम्नलिखित में से विश्व प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, बताओ। तो बताओ भैया कब मनाया जाता है। तो आप कहेंगे भैया क्या वो 4 जनवरी को मनाया जाता है, क्या वो 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्या वो 12 जनवरी को मनाया जाता है, या फिर 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो बताओ विश्व प्रवासी भारतीय दिवस। तो आप कहेंगे भैया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी 9 जनवरी राइट कर दीजिए। तो भैया 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है। तो आप कहेंगे 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्लीड दिवस। ओके भैया। तो भैया 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है विश्व युवा दिवस। क्या मनाया जाता है, विश्व युवा दिवस। बात करें 4 फरवरी को, तो 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। याद रहेगा, बोलोगे तो नहीं, नहीं बोलेंगे भैया। चलिए आज के प्रश्न हमारे यहीं तक थे, आगे जाने वाले प्रश्न को हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक प्रश्न आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वो प्रश्न कमेंट बॉक्स के लिए क्या रहेगा आपका प्रश्न नंबर 25, जो कि आपका कमेंट बॉक्स का प्रश्न है, यूएनओ का फुल फॉर्म बताओ, यूएनओ का पूरा नाम बताओ, यूएनओ का पूरा नाम, यूएनओ की फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ये आपके लिए प्रश्न है, और बताओ कि यूएनओ की स्थापना कब हुई। ओके, तो ये आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स के लिए प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ओके, उम्मीद करूंगा जो आपको समझाया भाई सब लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, इसी उम्मीद के साथ मैं बढ़ता हूँ, आप लोगों से लेता हूँ विदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, नमस्कार।